हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज हम प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में बेसिकली देखने जा रहे हैं। हमारे सूति का जो विज्ञान टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट किया था उसका ये चौथा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे सूतिका व्यापत के अंदर सूतिका ज्वर के बारे में। बेसिकली इससे पहले ही हम लोग ने ऑलरेडी 2 वीडियोस देख चुके हैं सूतिका व्यापत के टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले सूतिका व्यापत क्या होता है, उसके निदान, लक्षण और उसके चिकित्सा के बारे में बात किया। फिर उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोग ने मक्कलशूल और रक्त विद्रदी जैसे जो सूतिका व्यापत है या व्याधियाँ हैं उनके बारे में बात किया। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि सूतिका ज्वर क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूतिका ज्वर क्या है। तो बेसिकली बोला गया है कि सर्वे साम एव रोगाणाम ज्वरः कष्टतमो मत। मतलब क्या बोला गया है कि सूतिका के अंदर होने वाले सभी व्याधियों में से जो ज्वर व्याधि वो सबसे कष्टदायक होता है। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी इसके साध्य असाध्यत्व में देखा कि सूतिका में जो होने वाले व्याधि होते हैं सबसे ज़्यादा असाध्य होते हैं, साथ ही साथ क्रुच्छ साध्य होते हैं। ठीक है, जितनी भी व्याधियाँ होती है सूतिका में उनके धातु क्षीण होने की वजह से वो क्रुच्छ साध्य या फिर असाध्य होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बोला गया है कि सूतिका में जितनी भी व्याधियां होती हैं उन सभी व्याधियों में जो ज्वर है वो सबसे ज़्यादा कष्टदायक इन्होंने बोला है। अब बात करते हैं सूतिका जो ज्वर है उसके निदान के बारे में। तो सूतिका ज्वर के निदान में बेसिकली बोला गया है कि आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने द्वंद्व, सन्निपातज और आगंतुक ज्वर के निदान अंतर्गत असामान्य प्रसूता एवं सामान्य प्रसूता स्त्री के द्वारा अहित आहार विहार सेवन से ज्वर की उत्पत्ति बताई। ठीक है, तो जब हम चरक और सुश्रुत आचार्य की बात करते हैं तो उन्होंने बोला है कि जो सूतिका में ये ज्वर उत्पन्न हो रहा है वो क्यों हो रहा है, अहित आहार विहार के सेवन की वजह से उत्पन्न हो रहा है। वहीं पे काश्यप का इसमें अच्छा वर्णन मिलता है। ठीक है, काश्यप का सूतिका व्यापत में अच्छा वर्णन हर जगह देखने को मिलता है। काश्यप क्या बोलते हैं कि उन्होंने इसके रिलेटेड अच्छे से वर्णित किया है कि वेग धारण, रुक्ष आहार विहार करने के कारण, व्यायाम करने का कारण, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण, शोक करने के कारण, अति संताप होने के कारण, कटु अम्ल एवं उष्ण के अति सेवन, दिवा स्वप्न, पूर्ववात सेवन मतलब कि पूर्व दिशा से आते हुई वायु का सेवन करने से, गुरु एवं अवश्यंदे भोजन के सेवन करने से, स्तन्य आगमन जिसको स्तन्योत्त ज्वर भी कहा गया है, तो वही बोला गया कि स्तन्य आगमन या फिर ग्रहोत्त जो रहता है, ग्रह के बाधा के कारण, अजीर्ण में सेवन करने के कारण, दुष्प्रसाता मतलब कि प्रसव में कठिनाई होने से जो स्त्री होती है, सूतिका होती है, उसमें ज्वर की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, तो काश्यप का आप इंपॉर्टेंटली याद कर सकते हैं। कुछ इसमें से निदान जैसे कि वेग धारण हो गया, रुक्ष आहार विहार का सेवन कर रही है, व्यायाम कर रही है अगर प्रसूता स्त्री, या फिर उसके शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, पोस्टमार्टम हिमरोज हो रहा है, वहीं पे शोक हो रहा है, अति संताप हो रहा है, कटु अम्ल एवं उष्ण आदि पदार्थों का अत्यधिक सेवन कर रहा है जिससे पित्त बढ़ रहा है उसके शरीर में। उसके बाद गुरु अभिसंध्य भोजन का सेवन कर रही है। इसके अलावा ये 2 चीज आपको अच्छे से लिखना ही है इसमें, दैट इज स्तन आगमन की वजह से या फिर ग्रह बाधा की वजह से वहां पे स्त्री जो प्रसूता स्त्री है उसमें ज्वर उत्पन्न हो सकता है। वहीं पे आगे बोला गया है कि शीत, उपवास, व्यायाम, थकावट, अहित भोजन तथा ज्वर उत्पादक निदानों के सेवन से ज्वर में के बल में शीघ्र ही वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर मान के चलो ज्वर आ गया और ऐसे में वो शीत आहार विहार का सेवन कर रही है, उपवास कर रही है, व्यायाम कर रही है या फिर उसके शरीर में थकावट बनी रही है, अहितकर भोजन कर रही है, तो ऐसे में उसका ज्वर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे निदान हमें देखने को मिलते हैं। तो सूतिका ज्वर का क्या याद रखने का, सूतिका ज्वर जो है सभी व्याधियों में, सूतिका में होने वाले सभी व्याधियों में सबसे ज्यादा कष्टदायक सूतिका ज्वर को बोला गया है, जिसके हम लोग ने निदान देख लिए। अब लक्षण की बात करते हैं। तो ज्वर के जो लक्षण बताए गए वही लक्षण यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं कि जो प्रसूता स्त्री रहती है उसके संपूर्ण शरीर में क्या हो गया, संताप देखने को मिलता है। यही आपको ज्वर के लक्षण में लिखना है। इसके बाद भेद की बात करते हैं। तो भेद में बेसिकली बोला गया है कि जो हमारा गर्भिणी ज्वर होता है उसके 6 प्रकार के भेद होते हैं। जैसे बोला गया षड विधस्तु प्रसूता नाम नारी नाम जायते ज्वर निज आगंतु विभाग है। निज और आगंतु विभाग से 2 होते हैं और इसके अंतर्गत टोटल 6 प्रकार के यहाँ पे सूतिका ज्वर बताए गए हैं, जिसमें से निज के 4 प्रकार बोले गए हैं और आगंतुष के 2 प्रकार। निज के 4 प्रकार में हमें देखने को मिलता है, दैट इज वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर और सन्निपातज ज्वर। वहीं पे जब हम लोग आगंतुज प्रकार की बात करते हैं तो जैसे हम लोग ने निदान में देखा था कि स्तन्य आगमन की वजह से या फिर ग्रह बाधा की वजह से भी हमें क्या होता है, ज्वर की उत्पत्ति होती है। उसी के अनुसार यहाँ पे स्तन्योत्थ ज्वर या फिर ग्रहत्व ज्वर, इस तरह से 2 प्रकार के आगंतुक ज्वर हमें देखने को मिलते हैं। अब हर एक ज्वर के लक्षण की बात कर लेते हैं, क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। तो जब वातज ज्वर के लक्षण की बात करते हैं तो वातज ज्वर में बेसिकली सबसे पहला मेन चीज आता है कि वात में विषम उष्मा रहती है, मतलब कभी ज्वर बढ़ता है कभी कम होता है, मतलब तापमान जो है
है शरीर का एक क्षण में अधिक हो जाता है, अगले ही क्षण में कम हो जाता है। तो इस तरह से शरीर में तापमान कम ज़्यादा रहता है, किसी भाग में शरीर में ज़्यादा तापमान रहता है और किसी भाग में कम ताप रहता है। तो ये किसके लक्षण रहेंगे, हमारे वातज ज्वर के। वहीं पे वातज में कहीं पे भी जहाँ पे हमें रेफरेंस मिलता है वात का, वहाँ पे हमें कसाय स्वाद देखने को मिलता है या फिर वैरस्यता देखने को मिलती है। वात का गुण क्या होता है, शीत गुण होता है, इसलिए यहाँ पे उष्ण पदार्थों की इच्छा होती है, जुम्मा होती है, अंगमर्द, रोमहर्ष, शीत पदार्थों से द्वेष, दंत हर्ष होता है। प्रलाप एक मुख्य लक्षण बोला गया है इसके अंदर। शुष्क उद्गार, आधमान, प्रजागरण और अंगों में संकोच, ये सभी अगर देखने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो सूतिका है उसमें वातज ज्वर के लक्षण प्रेजेंट है। तो विषम उष्मा जो है इसका मेन एग्जाम्पल मतलब कि लक्षण याद रखना है आपको, दैट इज कि ज्वर क्या रहेगा, कम होते रहेगा, बढ़ेगा, और साथ ही साथ कहीं पे ज़्यादा ज्वर रहेगा शरीर में और कहीं पे कम रहेगा। मुख में कसाय रसता रहेगी, शीत पदार्थों से द्वेष रहेगा, उष्ण पदार्थों की इच्छा रहेगी, प्रलाप रहेगा, आधमान आदि लक्षण हमें वातज ज्वर में देखने को मिलते हैं। वहीं पे पित्तज ज्वर की हम लोग बात करते हैं तो पित्तज में पित्त के समान लक्षण मिलेंगे, जैसे कि इसमें तृष्णा रहेगा, इसमें भी प्रलाप हमें मुख्य लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, तो वातज और पित्तज दोनों में हमें प्रलाप देखने को मिल रहा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो तृष्णा रहेगा, शरीर में दाह रहेगा, प्रलाप रहेगा, मुख में कटु आस्यता रहेगी। ठीक है, अगर वातज ज्वर है तो कैसा आस्यता रहेगी, कसाय आस्यता रहेगी, लेकिन वहीं पे पित्तज ज्वर है तो उसमें कटु आस्यता रहेगी। जो रोगी है उसको वमन हो सकता है, मलमूत्र जो रहेंगे उनका पीला रहेगा, मुख, नख, दंत, अच्छी आदि जो रहेंगे पीलित वर्णीय हो जाएंगे, कंठ का सूखना देखने को मिलेगा, सभी तरफ जलता हुआ प्रतीत होगा। जो रोगी रहेगा उसको हर तरफ जलता हुआ मतलब कि आग लगी ऐसा प्रतीत होगा, भ्रम होगा, और इसमें शीत की अभिलाषा होती है। ठीक है, तो वातज में क्या था, शीत से द्वेष होता है, वहीं पे पित्तज में शीत में अभिलाषा होती है। तो समानता दोनों में क्या है कि दोनों में प्रलाप देखने को मिलता है, और अपोजिट चीज क्या है कि शीत की अभिलाषा होती है और इसमें मुख में कटु स्वाद रहता है पित्तज में। वहीं पे वातज में शीत से द्वेष होता है और उष्ण की अभिलाषा रहती है और मुख में कसाय स्वाद रहता है। तो ये हो गया पित्तज ज्वर के लक्षण। वहीं पे कफज ज्वर की बात करें तो कफज ज्वर के लक्षण में बोला गया है कि यहाँ पे उष्ण पदार्थ के सेवन की इच्छा रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक वापस से आ गया, जैसा हम लोग ने वातज में देखा था वहाँ वैसा ही यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे भी क्या रहेगा, उष्ण अभिकामता देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो स्त्री है उसमें काश देखने को मिलेगा, सिरो रुजा रहेगा। ठीक है, सिरशूल देखने को मिलेगा, गात्र गरम, पूरे शरीर में भारीपन लगेगा, मंद उष्मता देखने को मिलेगी, दैट इज उसका जो जाठराग्नि है मंद रहेगी, शरीर में जो टेम्परेचर रहेगा वो बहुत कम देखने को मिलेगा, प्रतिशाय रहेगा, शुक्ल मूत्र पुरुषता। ठीक है, इसमें क्या होगा, मूत्र और पुरुष श्वेत वर्ण का होगा। तो हमारा पित्तज में कैसा था, पीत वर्ण का हो रहा था, वहीं पे कफज में कैसा हो रहा है, श्वेत वर्ण का हो रहा है। इसके अलावा निद्रा, तंद्रा आदि देखने को मिलेगा, तंद्रा रहेगा, फिर उसके बाद स्टिष्ठीवन रहेगा, मतलब बार बार रोगी थूकेगा, और मधुर आस्यता रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कफज ज्वर है उसमें क्या होगा, मुख का स्वाद कैसा रहेगा, मधुर रहेगा। तो वातज में कसाय रस हो जाता है मुख का, पित्तज में कटु हास्य हो जाता है, और कफज में मधुर हास्यता देखने को मिलती है। इसके अलावा पूरे गात्र में सदन देखने को मिलेगा, मतलब पूरा गात्र ऐसा लगेगा पूरे शरीर में थकावट है। ये सारे लक्षण हमें किस में देखने को मिलते हैं, कफज ज्वर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया वातज ज्वर के लक्षण, पित्तज ज्वर के लक्षण, कफज ज्वर के लक्षण। अब सन्निपातज ज्वर के लक्षण की बात करें तो सन्निपातज में तीनों लक्षण हैं, तीनों के सम्मिलित लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति रहेगा या जो स्त्री है उसको क्षण में शीत ठंडा लगेगा, कुछ समय बाद उसको गर्मी लगने लगेगी, पूरे शरीर में दाह जैसा लगेगा और क्षण में उष्मा की अनुभूति होगी। ठीक है, तो ठंडा भी लगेगा, गर्म भी लगेगा, ऐसे बार बार चेंजेस होते रहेंगे। उसकी जो अग्नि रहेगी वो सम विषम रहती रहेगी, मतलब चेंज होते रहेगी, कभी सही से पाचन होगा, कभी सही से पाचन नहीं होगा। उसके बाद वायु के कारण मल मूत्र वायु के निकलने में कठिनाई और आंत्र में पीड़ा देखने को मिलेगी। वहीं पर पित्त के कारण शरीर में दाह, तृष्णा, प्रलाप और चित्त की विक्षिप्तता देखने को मिलेगी, सही से सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी उसमें। और कफ के कारण शरीर में गुरुता, कंठ अवरोध और शीत प्रतीति होगी, मतलब कि ठंडा लगेगा उसको। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है सन्निपातज ज्वर में। इसके अलावा हम लोग ने देखे थे दो और ज्वर के प्रकार, दैट इज आगंतुज में स्तन्योत्थ ज्वर और ग्रहोत्थ ज्वर। तो स्तन्योत्थ ज्वर की बात करते हैं तो स्तन्योत्थ ज्वर मतलब क्या होता है कि जो सूतिका स्त्री होती है उसमें स्तन्य की उत्पत्ति होने लगती है। अब स्तन्य की उत्पत्ति होते समय उसमें ज्वर उत्पन्न होता है, इसको हम लोग स्तन्योत्थ ज्वर कहते हैं। तो क्या बोला गया कि प्रसव के बाद तीसरे या चौथे दिन प्रसूता को स्तन्य की प्रवृत्ति
होती है और वह स्तन्यवा स्रोतस को संवृत करके या अवरुद्ध करके निम्न लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो प्रसव हो जाए तो उसके तीसरे या चौथे दिन क्या हो रहा है, वहाँ पे स्तन्य की प्रवृत्ति हो रही है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो स्तन्य है, जो वहाँ पे मदर का ब्रेस्ट मिल्क है, वो क्या करता है, स्तन्यवा स्रोतस को संवृत कर देता है, संकुचित कर देता है, वहाँ पे अवरोध उत्पन्न करता है और उसके बाद स्तनों में स्तंभ करता है, मतलब कि स्तन जो रहते हैं जकड़ जाते हैं, हृदय द्रव रहता है, हृदय में शूल रहता है, पार्श्व शूल देखने को मिलता है, पूरे शरीर में थकावट जैसी हालत रहती है, फिर पिपासा बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, कुछी शूल, कटी शूल, सिर शूल आदि हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें बोला गया कि एक बार जब ये स्तन बाहर निकल जाएगा, मतलब कि जो अंदर अवरुद्ध स्तन है वो बाहर निकल जाएगा, तो ज्वर अपने आप क्या होता है, शांत हो जाता है। तो ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, स्तन्योत्थ ज्वर। तो स्तन्योत्थ ज्वर में क्या याद रखना है कि जो प्रसूता स्त्री है उसमें तीसरे या चौथे दिन हमारा स्तन्य की उत्पत्ति होती है और ये स्तन अंदर स्तन्यवा स्रोतस को संकुचित करके विभिन्न प्रकार के लक्षणों को उत्पन्न करता है, जिसमें ज्वर भी एक लक्षण होता है और यह स्तन एक बार बाहर निकल जाए तो ज्वर भी अपने आप शांत हो जाता है। वहीं पे ग्रहोत्तर लक्षण, ज्वर लक्षण की बात करते हैं, मतलब कि ग्रह बाधा के कारण जो होने वाला ज्वर है उसकी बात करते हैं। तो इसमें बोला गया कि शरीर में कंपन देखने को मिलेगा, स्त्री को तेज श्वास लेगी, जो स्त्री रहेगी उसका जो ब्रीदिंग रहेगा फास्ट रहेगा, नेत्र विभ्रम रहेगा, नेत्र को इधर उधर करती रहेगी स्त्री, थकावट रहेगा उसके शरीर में, हाथों और नेत्रों में कंपन देखने को मिलेगी, मुख और नेत्र का हरिद्र वर्ण हो जाएगा एवं क्षण में अंगों में श्यामता और क्षण में सामान्य वर्ण, मतलब क्या होगा, कुछ समय में उसके शरीर जो होगा श्याम वर्ण का हो जाएगा और कुछ समय बाद वापस से सामान्य वर्ण का हो जाएगा। केस को वो नोचेगी और अन्य बात जो ज्वर के लक्षण है उसके समान लक्षण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या याद रखना है कि आंखें, जो स्त्री है वो आंखें इधर उधर कर रही है, बहुत तेजी से श्वास ले रही है, उसके शरीर में पूरा कंपन है, थकावट है और साथ ही साथ शरीर का मुख का नेत्र का वर्ण पीला हो रहा है और वो बालों को खींच रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्रहोत्तर ज्वर के लक्षण है। इसके बाद साध्य असाध्यता की बात करते हैं कि कौन सा ज्वर साध्य कौन सा असाध्य। तो बोला गया सन्निपातिक ज्वर यदि सर्व लक्षण युक्त हो, बलहीन स्त्री हो या फिर नष्ट अग्नि वाली स्त्री हो तो ऐसे में, अथवा क्षीण धातु बल ओज वाली सूतिका हो तो उसमें ये असाध्य हो जाता है। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर सन्निपातिक ज्वर है तो ऐसे कंडीशन में असाध्य रहेगा। वहीं पे अल्प लक्षण युक्त सन्निपातिक ज्वर हो तो ऐसे में वो कष्ट साध्य रहता है। अन्यथा जो ज्वर है, अगर स्त्री बलवान है, उसके धातु अत्यधिक क्षीण नहीं हुए हैं और सभी लक्षण युक्त नहीं है ज्वर, तो ऐसे में क्या होगा, वो ज्वर साध्य रहेगा। इसके बाद चिकित्सा सिद्धांत की बात करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले वृद्ध दोषों का उपशमन, जैसे कि हमें लक्षण देख के पता चल जाएगा कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए बोला गया है कि जो बढ़ा हुआ दोष रहेगा उसका शमन करना है। उसके बाद धातुओं का प्रसाधन। अब ये ज्वर आदि लक्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्त्री है उसका शरीर एकदम नष्ट हो चुका है, उसका धातु जो है एकदम कमजोर हो चुके हैं, इसीलिए ये यहाँ पे हो रहा है, इसलिए धातुओं का प्रसाधन करने के लिए बोला गया है। फिर उसके बाद स्वेदन कर सकते हैं, उसके शरीर में अवतर्पण कर सकते हैं, पाचन औषध का प्रयोग करने के लिए बोला गया, कषाय प्रयोग करने के लिए बोला गया है, अभ्यंजन करने के लिए एवं सर्पी आदि का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे बोला गया युक्ति पूर्वक, जैसा लग रहा है, जैसे कि अगर वातज लग रहा है तो वहाँ पे हम लोग सर्पी आदि का प्रयोग कर सकते हैं, स्वेदन आदि कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें करना है। ठीक है, स्निग्ध स्वेदन करेंगे, वातज है तो, पित्तज है तो हम लोग स्वेदन आदि न करके हम लोग वहाँ पे पाचन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लंघन आदि करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर श्लेष्म आदि की स्त्री है, ठीक है, जिस स्त्री में श्लेष्म की अधिकता है, ऐसे में स्त्री में अगर एक बार लंघन करवा दिया तो उसके पश्चात मंड आदि का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मंड आदि देना है। और उसके बाद रुक्ष शरीर वाले स्त्री में समन औषध प्रयोग के पश्चात पेय आदि क्रम का सेवन करना है। ठीक है, क्योंकि इस समय क्या है, शरीर जो है एकदम कमजोर हुआ है, तो ऐसे में क्या करना है कि ऐसे स्त्री को हमें क्या करना है, समन आदि करने के बाद उनके धातु क्षीण हुए हैं तो उनको हम लोग मंड आदि का, पेय आदि का क्रम दे सकते हैं। तो पहले कृत, अकृत, यूस, अकृत, मास रस, जो हमें संसर्जन क्रम में जो वर्णन मिलता है वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समन के पश्चात पेय आदि क्रम का सेवन कराते हैं। इसके अतिरिक्त बोला गया है कि संसर्ग में दोषों का पाचन हो जाने एवं ज्वर के मृदु हो जाने 5 या 7 दिन के बाद कषाय का प्रयोग करें। ठीक है, अगर संसर्ग है, दो दोष एक साथ मिले हुए हैं
तो ऐसे में दोषों का एक बार पाचन हो जाए, दोष थोड़े से अल्प हो जाए, तो ऐसे में 5 या 7 दिन के बाद क्या करना है, कषाय का प्रयोग करना है। उसके बाद 5 दिन के बाद पाचनी एवं 7 दिन के बाद अनुलोमिक कषाय का प्रयोग करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखने का कि अगर संसर्ग दोष है तो सबसे पहले क्या करेंगे, समन करेंगे, समन हो जाएगा तो उसके बाद कषाय का प्रयोग करेंगे, और 5 दिन बाद कौन सा कषाय, पाचनीय कषाय का पहले प्रयोग करेंगे। उसके बाद इन दोषों का पाचन हो जाने के बाद हम लोग अनुलोमिक कषाय का यूज करेंगे ताकि इनका शोधन हो जाए अनुलोमन के द्वारा। फिर जो प्रसूता स्त्री है उसको वमन, नस्य, बस्ती एवं विरोचन का प्रयोग नहीं कराना चाहिए क्योंकि दोष अल्प मात्रा में शरीर में स्थित होते हैं। साथ ही साथ इस समय में क्या होता है, शरीर में धातु बल क्षीणता रहती है जिसके वजह से स्त्री पे और इल इफेक्ट पड़ सकते हैं, इसलिए हमें इस कंडीशन में बेसिकली जो शोधन चिकित्सा है वो नहीं करनी रहती। साथ ही साथ बोला गया कि कफत ज्वर में हृदय उत्क्लेश, वक्ष स्थल में कफ स्थित होने पर वमन हेतु शरीर की क्षमता होने पर मृदु वमन करना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो लग रहा है कि हृदय में उत्क्लेश हुआ है, कफ आदि वक्ष प्रदेश में, सीने के एरिया में, चेस्ट रीजन में क्या है, कफ स्थित है, तो ऐसे में वमन देना है, लेकिन फिर भी वमन देने से पहले क्या देखना है कि स्त्री की क्षमता है कि नहीं, और अगर क्षमता है भी तो भी सिर्फ मृदु वमन का ही प्रयोग करना है, अत्यधिक तीक्ष्ण वमन का प्रयोग नहीं करना है। और उसके बाद अरुचि, कंठावरोध और कफ के सिरोगत होने की अवस्था में कवल धारण में असमर्थ होने पर नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि जो स्त्री कवल धारण नहीं कर पा रही है और उसका कफ उसके ऊर्ध्व जत्रुगत है, तो ऐसे कंडीशन में नस्य का प्रयोग किया जा सकता। तो सूतिका ज्वर में हम लोग ने सामान्य चिकित्सा क्या देखा, सामान्य चिकित्सा सिद्धांत में कि जो दोष बढ़े हुए हैं सबसे पहले उसका उपशमन करें, दूसरा धातुओं का प्रसादन करें, फिर उसके बाद स्वेदन, अपतर्पण, लंघन आदि कर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ने तीसरा क्या देखा कि अगर श्लेष्म बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में सबसे पहले क्या करना है, लंघन करना है, उसके पश्चात मंड आदि का प्रयोग करना है। वहीं पे संसर्ग दोष की अवस्था है तो ऐसे में हम लोग पाचन और जो अनुलोमिक कषाय है उसका प्रयोग करते हैं। रुक्ष अगर शरीर वाले स्त्री है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समन करेंगे, समन हो जाने के बाद हम लोग पेय आदि क्रम का सेवन करेंगे, दैट इज संसर्जन क्रम कराएंगे ताकि उसकी अग्नि प्रदीप्त हो सके। उसके बाद प्रसूता स्त्री को वमन, नस्य आदि विरेचन ये सभी नहीं करने के लिए बोला गया है क्योंकि दोष अल्प मात्रा में बढ़े हुए होते हैं और धातु क्षीण होने की वजह से वो बहुत ज्यादा दिखते हैं, लेकिन दोष की उत्कृष्टता कम होने की वजह से अगर उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाए तो ऐसे में क्या होगा, शरीर धातु को और ज्यादा वो नष्ट कर देंगे, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग मना किया गया है। वहीं पे अगर कफ बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा तो ऐसे में हम लोग सद्य मृदु वमन करवा सकते हैं, या फिर अगर वमन नहीं हो पा रहा है, कवल आदि नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद विशिष्ट चिकित्सा की बात करते हैं हर एक प्रकार के अनुसार। तो वातज ज्वर अगर है तो ऐसे में क्या करना है, अभ्यंग करना है। तो सबसे पहले अभ्यंग करा लिए, उसके बाद मांस रस आदि का सेवन करेंगे क्योंकि धातु क्षीण हुए हैं, तो वात को जो वात बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए, धातु का पोषण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मांस रस का सेवन कराएंगे। अनुलोमिक कषाय का प्रयोग करेंगे दोषों का समन हो जाने के बाद या पाचन हो जाने के बाद। फिर उसके बाद लघु अन्न का प्रयोग करवाएंगे जांगल मांस रस के साथ। शंकर स्वेद आदि करवा सकते हैं इसमें। वात ज्वर हर तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बृहत पंचमूल या फिर विदारी गंधादि जो क्वाथ है उसमें सेंधो मिलाकर पान करने के लिए बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं वातज ज्वर में कि जो बृहत पंचमूल है या फिर विदारी गंध क्वाथ है उसमें सेंधो मिलाकर हम लोग पान करा सकते हैं। वहीं पे यव, कोल, कुलत्थ, दशमूल क्वाथ, दही, यवछार, चव्य, चित्रक, शुंठी एवं पिपली से सिद्ध घृत का पान कराने के पश्चात श्यामा एवं तिलवक से सिद्ध घृत से विरेचन यहाँ पे करा सकते हैं। वहीं पे पंचमुष्टिक यूस, कांजी, लवण तथा जांगल मांस रस के साथ भोजन का प्रयोग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, वातज ज्वर की चिकित्सा में कर सकते हैं। वहीं पे पित्तज ज्वर की चिकित्सा की बात करें तो पित्तज ज्वर में क्या है, हम लोग देखेंगे अम्ल, कटु, उष्ण अन्नपान तथा उष्ण वायु का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, जिन कारण से पित्त प्रकोपित हो रहा है वो सभी निदानों का सेवन करना वर्जित है। मतलब कि बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे निदान परिवर्जन करना है और पित्त शामक औषधियों का प्रयोग करना है, जैसे कि कषाय, तिक्त और मधुर औषधियों से प्रदेह तथा अभ्यंग करना है, क्योंकि ये क्या करेंगे, हमारे जो पित्त है उसको कम करेंगे। वहीं पे मधुक तथा तगर कल्क से सिद्ध तेल से अभ्यंग करना है। ठीक है, मधुर हो गया, मधुक हो गया, तगर हो गया आदि जो कल्क है उनसे सिद्ध तेल से अभ्यंग करेंगे। दारू, तालिस, उसीर एवं चंदन का प्रदेह, चंदन आदि वर्ग या फिर पटोल आदि वर्ग की औषधियों से सिद्ध घृत का पान कराना है। उसके बाद तिक्त सर्पी या तिक्ताते घृत आदि का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली कि जो जो चीज़ें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पित्त का शमन कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पे हमें प्रयोग करना है। उसके बाद आता है कि ज्वर का वेग शांत हो जाने पर चतुरंगोल, मृद्रिका तथा तीव्रत कलश से मृदु विरेचन करवाना है। तो ये हम लोग ने किस में देखा था,
वातज में भी देखा था, वहाँ पे भी हम लोग ने क्या देखा था कि श्यामा एवं तिलक आदि से सिद्ध घृत से हम लोग मृदु विरेचन करवाते हैं। वहीं पित्त ज्वर में भी हम लोग क्या करते हैं, जो एक बार ज्वर का वेग कम हो गया तो हम लोग जो पित्त है उसको बाहर निकालने के लिए तिलवक, कल्क, मुद्रिका, चतुरंगुल आदि से मृदु विरेचन कराते हैं यहाँ पे। उसके बाद कफत ज्वर की चिकित्सा की बात करते हैं तो कफत ज्वर की चिकित्सा में बोला गया है कि मधुर, स्निग्ध तथा गुरु अन्नपान का परित्याग करना है। यहाँ पे संसर्जन कर्म का पालन करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, जो भी कफ वर्धक आहार विहार है उनका परित्याग करना है। और कफ बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे भी अग्नि को परिवर्धित करने के लिए, वृद्धि करने के लिए संसर्जन क्रम आदि का पालन कर सकते हैं। ज्वर का वेग शांत हो जाने पे इसमें क्या करना, औषधि पान कराना है, घृत पान करा सकते हैं एवं अभ्यंग आदि का प्रयोग करना है। इसमें देखो विरेचन नहीं करना है। वातज और पित्तज में हम लोग विरेचन कर रहे थे, लेकिन इसमें अभी तक विरेचन का प्रयोग नहीं बोला गया है। विरेचन करना है इसमें, लेकिन अभी शुरुआत में नहीं करना रहता। ठीक है, उसके बाद नागर एवं अमर दारू से सिद्ध उष्ण जल का पान करना है। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे जो कफ बढ़ा हुआ है, प्रवृद्ध कफ है, उसको कम करते जा रहे हैं। उसके बाद बाल मूलक यूज का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें भी तीव्रत कल्क एवं गोमूत्र से विरेचन करा सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, जो कफ है उसका लेखन करते हुए यहाँ पे उसका अनुलोमन करके उसको बाहर निकाल देगा और इसमें हम लोग कल्याणक या फिर 10 मौलिक घृत का पान करा सकते हैं। वहीं पे वात पित्तज ज्वर की चिकित्सा, मतलब कि 2 दोषों या संसर्गज दोषों की चिकित्सा की बात करें तो वात पित्तज में घृत का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है। कोई भी घृत हो सकते हैं। वात पित्तज है तो हम लोग स्नेह और जो मधुर रसात्मक घृत रहेगा उसका प्रयोग करेंगे। वहीं पे कफ पित्तज की कंडीशन में 5वें दिन संसमन औषधि का प्रयोग करना है। ठीक है, जो 5वां दिन होता है हमारा ज्वर आने के बाद, उस दिन हमें क्या करना है, संसमन औषधि का प्रयोग करना है। वहीं पे सन्निपातज ज्वर की चिकित्सा की जब हम लोग बात करते हैं तो सन्निपातज ज्वर में क्या होता है, दोषों का जो दोष है वो अधिक बलवान होते हैं। तो उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा बलवान दोष है, ठीक है, सन्निपातज दोष में जो दोष सबसे अधिक बलवान हो, सर्वप्रथम उसका प्रतिशमन करना चाहिए। जैसे कि मान के चलो त्रिदोषज है हमारा सन्निपातज ज्वर, उसमें वात दोष की प्रबलता ज़्यादा दिख रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वात दोषों को कम करेंगे। उसके बाद जो अन्य दोष, कफ और पित्त दोष बचे हैं, वो उसके क्रमानुसार जो सबसे ज़्यादा बड़ा है उसको पहले कम करेंगे, फिर उससे जो थोड़ा सा कम है उसको कम, और जो सबसे कम है उसको प्रशमित करेंगे। उसके बाद ज्वर के अल्पांतर बल वाले दोषों में सर्वप्रथम श्लेष्मा का शमन करना चाहिए, क्योंकि श्लेष्मा अनुबंध कारक गुरु, कृच्छ, पाकी एवं ऊर्ध्वकाय में आश्रित होता है। इसके बाद वात और पित्त एवं कफात्मक ज्वर में निर्दिष्ट चिकित्सा दोष प्रधानता के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो जो ज्वर है उसमें तीनों दोष के लगभग जो लक्षण है वो समान है, तो ऐसे में सबसे पहले जो कफ दोष है उसका शमन करना चाहिए, क्योंकि श्लेष्मा जो होता है वो पित्त के साथ और वात के साथ, दोनों के साथ क्या होता है, अनुबंध करके वो क्या करता है, गुरु, कृच्छ, पाकी एवं ऊर्ध्वकाय शरीर में आश्रित हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है सबसे पहले कि अगर दोष बढ़े हुए दिख रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको कम करना है, लेकिन अगर दोष समान अवस्था में दिख रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कफ दोष की चिकित्सा करेंगे। इसके बाद वात और पित्त, फिर उसके बाद कफात्मक जो ज्वर आदि में निश्चित ऊपर जो हम लोग ने देखे चिकित्सा, उसका हम लोग दोष के अनुसार उपयोग करेंगे। इसके बाद इसमें क्या करना है, उष्ण एवं शीत औषधियों से सिद्ध तेल से अभ्यंग करना है। त्रिदोष नाशक चिकित्सा कर सकते हैं। इसमें संस्कृत मांस रस एवं यूस का सेवन करना है। पुराण घृत का प्रयोग इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे एक और अच्छा चीज बन जाता है कि पुराण घृत का प्रयोग कौन से सूतिका व्यापद में हम लोग कर रहे हैं, तो पुराण घृत का प्रयोग हम लोग सन्निपात सूतिका ज्वर में करते हैं। वहीं पे मंगलयक घृत का भी प्रयोग इसके अंतर ही देखने को मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं अगर हमारा स्तन्योत्थ ज्वर की बात, तो स्तन्योत्थ में हम लोग को मालूम है कि स्तन्योत्थ मतलब क्या, कि स्तन्य की वजह से हो रहा है। स्तन्य क्या करता है, जो स्तन्यवा स्रोतोशोषा उसका अवरोध कर देता है, तो उसके वजह से होता है। इसलिए यहाँ पे स्तन्य की संशुद्धि करना है, जो स्रोतस उसमें से स्तन्य का जो अवरोध हुआ है उसको बाहर निकालना है, शुद्धि करना है। और लक्षण के अनुसार जो प्रकोपित दोष है, उन जो बढ़े हुए दोष हो उनका सबसे पहले समन करना है, उनका पाचन करने के बाद संशमन चिकित्सा आदि करना है। वहीं पे ग्रहोत ज्वर की चिकित्सा में सबसे पहले ग्रहग्न विधि का प्रयोग करना है, ठीक है, जिससे ग्रह बाधा को कम किया जाए, वो चिकित्सा करना है। और एक बार ग्रह बाधा कम हो गया, मतलब कि मंत्र आदि जो चिकित्साएं हैं, देव प्रकोप से होने वाले जो व्याधियां हैं उनके लिए जो चिकित्साएं करते हैं, यज्ञ हवन आदि, वो करने के बाद हम लोग जो वात ज्वर नाशक चिकित्सा ऊपर हम लोग ने पढ़ा, वो सारी चीजें करते हैं। तो स्तन्योत्थ और ग्रहोत्थ का आपको अच्छे से याद होना चाहिए। स्तन्योत्थ में क्या कर रहे हैं, स्तन्य की शुद्धि कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, जो भी बड़े हुए दोष हो उनका समशमन कर रहे हैं। वहीं पे ग्रहोत्थ में पहले ग्रह के विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद वात नाशक ज्वर की चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द सूतिका ज्वर व्यापद।
ठीक है। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू सूतिका ज्वर क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ जो हमारा सूतिका टॉपिक है, मतलब कि आयुर्वेदिक टॉपिक लगभग क्लियर होता है। इसमें हम लोग ने सूतिका की परिभाषा, सूतिका परिचर्या, सूतिका व्यापद, हर एक चीज़ के बारे में बात कर लिया है। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड अब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोज़ में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।